गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम फिर आप लोग के बीच उपस्थित हुआ हूँ ज्योग्राफी के एक नए चैप्टर के साथ। इससे पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक स्टडी किए थे सर? आइलैंड्स ऑफ इंडिया यानी भारत के द्वीप के बारे में हम लोग सारे स्टडी कर लिए हैं। भारत के द्वीप को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। अरब सागर में द्वीप क्या है? कम है। और बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में द्वीप क्या है? ज़्यादा है। बंगाल की खाड़ी में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वह हिमालय का विस्तार रूप है। किधर? उस साइड है ही, हिमालय के साइड ही, मतलब हम कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में हिमालय का क्या है? विस्तार है, इसलिए उधर द्वीप क्या होगा? ज़्यादा होगा। अंडमान निकोबार ये सब जो है किधर है? हम लोग कंप्लीट स्टडी सर इसके बारे में पहले क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, कंप्लीट स्टडी हो चुका है। चलिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं सर, आज हम स्टार्ट करेंगे आपको प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी हम कह सकते हैं भारत के मैदानी भाग। मैदानी भाग कहने का मतलब हुआ लैंड एरिया। प्लेन्स के बारे में हम बात करना है, मैदान कितना है, कितने प्रकार के मैदान है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मैदान तो समझ सकते हैं किसको कहते हैं। भारत के मैदानी भागों को कितने भागों में बांटा गया सर? 2 भागों में। एक को कहते हैं सेंट्रल प्लेन्स, एक को कहते हैं कोस्टल प्लेन। देखिए सेंट्रल प्लेन का मतलब हुआ मध्यवर्ती मैदानी भाग, मध्यवर्ती मैदान। कोस्टल प्लेन का मतलब हुआ तटीय मैदान। क्लियर है सर? देखिए सेंट्रल प्लेन कहते किसको हैं, सबसे पहले ये जानना होगा। देखिए ये नदियों के अवसादों से बनता है। सेंट्रल प्लेन का निर्माण जो होता है, यानी मध्यवर्ती मैदानी भाग का जो सर निर्माण होता है, कैसे होता है? नदी के सेडमेंट डिपोजिशन से होता है, यानी रिवर सेडमेंट से किसका फॉर्मेशन होता है सर? सेंट्रल प्लेन्स का कह सकते हैं मध्यवर्ती मैदानी भाग। चलिए यहाँ तक क्लियर है सर। चलिए इसके बाद दूसरा कौन सा मैदानी भाग है? कोस्टल, यानी इसको क्या कहते हैं? तटीय। तटीय नाम से ही पता है यह सागर के तरंगों के अपरदन से बनते हैं। यानी सागर के तरंग, जैसे अरब सागर में जो अगर तरंग उठेंगे, वेव जो जनरेट होगा, वो तरंग क्या करेगा? एक डिपोजिशन करेगा तटीय पर, यानी कोस्टल। जैसा कि हम लोग नक्शा में ऐसे करके पहले तो ये सब क्या था? ये तटीय भाग था, ये भी तटीय भाग था। यहाँ पर क्या होगा? सेडमेंट का क्या होगा? डिपोजिशन होगा। इससे भी यहाँ पर एक प्रकार का प्लेन्स बन सकता है, इसलिए इस प्लेन को क्या कहा गया सर? आपको कोस्टल प्लेन यानी तटीय मैदानी भाग। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं सर इसी में। देखिए कहते किसको हैं, थोड़ा सा ये नदी कैसे निकलता है, कौन सा कहाँ। देखिए ये क्या हुआ? ग्लेशियर। ग्लेशियर से क्या नदी का क्या होता है? उद्गम। कोई भी रिवर का ओरिजिन पॉइंट होता है, उद्गम स्थल होता है कहाँ? ये ग्लेशियर होगा। बताइए यहाँ से पानी ये पहाड़ पर से नीचे गिरेगा तो इस वाले रीजन में छोटी नदी विलुप्त हो जाएगी। यहाँ पे भामर, इस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? भामर क्षेत्र। उसके बाद कहाँ आ जाएगा? उसके बाद पानी यहाँ पे आकर के यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा देर के लिए क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? तराई क्षेत्र। यहाँ पे तराई क्षेत्र में पानी मतलब ज़्यादा दिन तक जमा रहेगा तो वहाँ क्या होगा? कीड़ा और ज़्यादा फरेगा, तो उससे क्या होगा? बीमारी होने का भी चांस। एक एक के बारे में हम लोग नीचे स्टडी करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कौन से क्षेत्र को क्या कहा है। उसके बाद ये पानी कहाँ चला जाएगा? सीधे आगे आएगा। और भांवर वाले क्षेत्र, ये क्षेत्र में क्या होगा सर? पानी इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है? कंकड़ पत्थर पाया जाता है। ये फर्टिलिटी नहीं होगा ज़्यादा। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। खाद। उसके बाद इस वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है? खादर क्षेत्र। और उसके बाद खादर क्षेत्र के बाद क्या होता है? नदी क्या बना लेता है? मुहाना यानी डेल्टा बना लेता है। इसके बाद क्या हो जाता है? एंड हो जाता है, नदी विलुप्त हो जाता है, कह सकते हैं। देखिए इस तरह से मैदानी भाग का क्या होता है? निर्माण होता है। चलिए सबके बारे में स्टडी करेंगे बारी बारी से। देखिए सर अभी जस्ट हम पढ़े ये जो भांवर जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? भांवर। ये है भांगर। थोड़ा नाम क्लियर रखिएगा, दोनों अलग अलग है। भांवर और ये क्या है? भांगर। देखिए भांगर वाले क्षेत्र में डायरेक्ट पानी कहाँ से? पर्वत से नीचे उतर रहा है, यानी लैंड पे आ रहा है। तो क्या कहेंगे? इस क्षेत्र में नदी स्थल पर प्रवेश करती है। सही बात है। भांवर क्षेत्र में जहाँ पे नदी स्थल पे प्रवेश करेगी, यानी पर्वत से उतर करके, ऊपर से उतर करके लैंड पे आएगा नदी, तो उस क्षेत्र को क्या बोला जाएगा? भांवर क्षेत्र बोला जाएगा, कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसके बाद इसमें क्या है? इस क्षेत्र में रंध्रता ज़्यादा होता है। रंध्रता यानी हम कह सकते हैं इस क्षेत्र में मॉइस्चर जो होता है ना ज़्यादा होता है।
कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए इस वाले क्षेत्र में छोटी नदी विलुप्त हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। छोटी नदी जो होता है, जहाँ पे नदी भांवर वाले क्षेत्र में जो छोटी नदी होता है, जहाँ पे ऊपर से नदी उस स्थल पे उतरता है, वहाँ पे जो पहले से छोटी नदी है वो नदी क्या हो जाएगा सर, विलुप्त हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। हमको पता नहीं चलेगा यहाँ पर पहले छोटी नदी थी कि नहीं थी। क्लियर है सर। चलिए अब हम आगे आते हैं। देखिए और क्या इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इस क्षेत्र में चट्टानी जमाव होता है, हम कह सकते हैं। अब बताइए, जब पर्वत से, ये पर्वत है, यहाँ से ग्लेशियर है, यहाँ से उतरेगा तो इस क्षेत्र में क्या होगा, डिपोजिशन किसका करेगा, रॉक का क्या करेगा, जमाव करेगा। यहाँ पे इस क्षेत्र को क्या भांवर क्षेत्र बोला जाता है, और उसी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं और पॉइंट्स को। अब बताइए, जब यहाँ पे रॉक्स का डिपोजिशन होगा तो ये खेती के लिए अच्छा माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा सर। यह खेती के लिए अच्छा नहीं होता है। कौन सा क्षेत्र, भांवर क्षेत्र। अगर आपको पूछ ले 4 गो ऑप्शन दे करके बताइए कौन सा अच्छा नहीं होता है, तो आपका क्या ऑप्शन होगा, भांवर क्षेत्र जो होता है खेती के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। क्लियर है सर। चलिए इसके बाद हम आते हैं तराई रीजन, जहाँ पे उसके जस्ट आगे जो अगला जो स्टेज था किसका था, तराई रीजन, तराई क्षेत्र। देखिए यह कैसा होता है, यह दलदली होता है, यह दलदलीय क्षेत्र होता है, यानी हम कह सकते हैं दलदलीय क्षेत्र। इसलिए हम कहते हैं इसको सर, क्योंकि यहाँ पे पानी का जमाव, यानी जैसे नदी यहाँ पे उतरा, यहाँ पे भांवर हुआ, तो इसके बाद जो होगा पानी का जमाव यहाँ पे कुछ देर तक रहता है, कुछ टाइम तक रहता है। इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, दलदलीय क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है सर, ये दलदलीय क्षेत्र होता है। और क्या यहाँ पानी का ठहराव ज़्यादा समय तक होता है। हम तो सीधा बोले, जब पानी ज़मीन पे उतरेगा तो उसके आगे कुछ देर पानी का जमा होगा, फिर वह पानी कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। तो यानी पानी का जमाव जो हुआ, उस जमाव को, उस जमाव वाले क्षेत्र को क्या बोला गया, तराई क्षेत्र, तराई रीजन। चलिए यहाँ पानी का जमाव ज़्यादा समय तक होता है और ये दलदलीय क्षेत्र होता है। अब बताइए, जब पानी ज़्यादा समय तक जमेगा, वहाँ पे ठहरेगा, ठहरा होगा, पानी का रुकाव होगा, तो बताइए वहाँ पे मच्छर जो होता है, मॉस्किटो क्या ज़्यादा होगा कि कम होगा। मानी सी बात है, पानी में क्या मच्छर पाया जाता है, पानी के कारण ही, पानी बहुत दिन तक जमा रहता है तो उससे क्या होता है, मच्छर उच्छर लगने लगता है। तो हम कह सकते हैं वहाँ पर मॉस्किटो क्या होगा, अधिक पाया जाएगा। किस रीजन में, तराई वाले रीजन में, यानी मच्छर अधिक लगता है। इसलिए देखे होंगे जिसका घर नदी यार के बगल में है, वहाँ पे जिसके घर के अगल बगल में पानी जमा रहता है, वहाँ पे मच्छर अधिक लगता है, आप लोग देखे भी होंगे। चलिए यह क्या होता है, यह क्षेत्र धान और गन्ना के लिए क्या होता है, बहुत ही सुपर होता है। हम कह सकते हैं धान और गन्ना की खेती तराई क्षेत्र में की जाती है। अब पूछेगा बताइए धान और गन्ना की खेती कहाँ करेंगे, तो आप बता सकते हैं, तो क्या बताइएगा सर कि धान और गन्ना का जो खेती है किस रीजन में करते हैं, तराई क्षेत्र में धान और गन्ना का हम खेती के लिए क्या तराई रीजन अच्छा माना जाता है। चलिए यह बीमारियां, यहाँ बीमारियां क्या होगा बताइए, जब मॉस्किटो अधिक होगा, मच्छर उच्छर अधिक रहेगा तो गंदगी ज़्यादा फैलेगा, गंदगी ज़्यादा फैलेगा तो इस रीजन में क्या होगा, तराई रीजन में बीमारी भी अधिक होगा। मानी सी बात है। क्लियर है सर। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं अगला वाला रीजन। पहले पढ़े भांवर, उसके पहले तराई रीजन, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भांगर रीजन, यानी भांगर क्षेत्र। देखिए यह क्षेत्र ऊंचे स्थान पर होता है। भांगर क्षेत्र जो होगा ये कहाँ होगा सर, ये ऊंचा स्थान होगा। यानी ये था तराई रीजन, तो भांगर रीजन यहाँ पे होगा। इस रीजन को क्या बोला जाएगा, भांगर रीजन। क्लियर है सर। देखिए इस क्षेत्र में पुरानी मिट्टी होती है। अब बताइए भांगर रीजन में ये जो ऊंचा स्थान होगा, तो बताइए नीचे वाला रॉक्स टूट करके आएगा इस पे, इसलिए मिट्टी कैसा होगा, यहाँ पे पुराना होगा। मिट्टी कैसा होते हैं यहाँ पे, पुराना। इस क्षेत्र में कंकर पत्थर, यानी हम कह सकते हैं बबल्स जो होगा, बबल्स क्या होगा, अधिक होगा। यानी कंकर पत्थर को क्या बोला जाता है, बबल्स बोला जाता है। हम कह सकते हैं भांगर वाले रीजन जो होता है ऊंचे स्थानों पर होता है, और ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पुरानी मिट्टी होता है, और यहाँ क्या होगा, कंकर पत्थर ज़्यादा पाया जाएगा। किस रीजन में, भांगर वाले रीजन में।
इस क्षेत्र की उर्वरता जो होता है, फर्टिलिटी जो होता है, बताइए जब कंकर पत्थर होगा तो बताओ वो ज़मीन उपजाऊ तो होगा नहीं सर, वो क्या होगा सर, उसका उर्वरता क्या होगा, फर्टिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए सर यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं खादर रीजन, यानी खादर, उसके बाद कौन सा रीजन होता था, खादर रीजन। इस क्षेत्र में नई मिट्टी पाई जाती है। जब बताइए सर अगर नया मिट्टी पाया जाएगा कौन से रीजन में, खादर, भांगर के बाद कौन सा रीजन होगा, खादर रीजन। इस रीजन में क्या होता है, न्यू सॉइल पाई जाती है। जब नया मिट्टी पाया जाएगा तो बताइए इसका फर्टिलिटी जो है कैसा होगा सर, फर्टिलिटी इज वेरी है, यानी फर्टिलिटी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। क्लियर है। इसके बाद वो नदी कहाँ क्या कर देता था, मुहाना बना डेल्टा बनाता था। यानी देखिए यह क्षेत्र नदियों के अवसादों के निक्षेप से निर्माण होता है, यानी अवसादों के निक्षेप यानी जमाव, यानी ये डेल्टा जो बनता है कैसे बनता है सर, इस देखिए जब नदी अपना पानी को, अपने सेडमेंट को, अपने अवसादों को एक जगह जमा कर देता है, उससे जो एरिया का निर्माण होता है उस एरिया को क्या कहा जाता है सर, डेल्टा कहा जाता है। हम एक देखिए इम्पोर्टेंट करके आप नोट में याद रखिएगा, नोट में कचरे में कौन सी गैस पाई जाती है, तो याद रखिएगा सर कचरा जो होता है, कचरा में कौन सा गैस पाया जाता है, मीथेन गैस पाया जाता है। चलिए क्लियर है यहाँ तक सर। चलिए अब हम बात करें, हम तो सब रीजन के बारे में समझ लिए। चलिए अब हम आते हैं राजस्थान के मैदानी भाग, यानी राजस्थान का मैदानी भाग क्या क्या है। देखिए सबसे पहले इसका मैप बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखिए राजस्थान के ईस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, पंजाब और हरियाणा, साउथ में क्या है, गुजरात, ईस्ट में क्या है, एमपी और यूपी, ईस्ट में क्या है, राजस्थान के ईस्ट में एमपी और यूपी। देखिए राजस्थान को क्षेत्रफल के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक को क्या कहते हैं पूर्वी राजस्थान, एक को क्या कहते हैं पश्चिमी राजस्थान। क्लियर है। एक को क्या कहते हैं पूर्वी राजस्थान। राजस्थान के क्षेत्रफल को कितने भागों में बांटा गया है सर, 2 भागों में, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। देखिए देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए पूर्वी राजस्थान यानी ईस्ट राजस्थान क्या होता है, क्या है इसकी, पूर्वी राजस्थान क्यों बोला, पश्चिमी राजस्थान क्यों बोला, कुछ तो रीजन होगा। चलिए स्टडी हम लोग बारी बारी से करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पूर्वी राजस्थान के बारे में। देखिए सर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड लोग के भी शेयर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम भी आपको इन फ्यूचर आने वाले समय में अच्छा कंटेंट, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, आपको हर एक कंपटीशन का तैयारी हम अपने चैनल के ज़रिए आपको करवा सकें। अगर आपका सहयोग रहेगा तो ज़रूर हम आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे और हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। उसको पढ़ना नहीं है बल्कि उसको सीखना है, रटना नहीं है बल्कि समझना है उसको। क्लियर है सर। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर अभी, पूर्वी राजस्थान। देखिए पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रफल को कितने 2 भागों में बांट दिया, एक पूर्वी राजस्थान एक पश्चिमी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में क्या होगा, बारिश क्या होगा 50 से 60 सेंटीमीटर तक होता है, यानी हम कह सकते हैं पूर्वी राजस्थान में रेनफॉल क्या होता है, ज़्यादा होता है। यह कैसा होता है, सेमी एरिड एरिया होता है, हम कह सकते हैं यह अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। यहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, यानी फर्टाइल सॉइल यहाँ पे क्या होगा, मिलेगा, पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्षा होता है तो क्या होगा, फर्टिलिटी बढ़ेगा। इसलिए अनाज की खेती में ज़्यादा होता है, इसलिए अनाज की खेती यहाँ क्या होता है, ज़्यादा होता है। हम कह सकते हैं उपजाऊ भूमि को पूर्वी राजस्थान में क्या बोला जाता है, रोही भूमि। क्या बोला जाता है सर, रोही भूमि भी कहा जाता है। क्लियर है। उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है सर, रोही भूमि। देख रहे हैं यहाँ पे, आपसे पूछ ले, बताइए राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में उपजाऊ भूमि को दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं, तो रोही भूमि के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे फर्टिलिटी क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में कम होता होगा, इसलिए वहाँ पे फर्टिलिटी क्या होता होगा, लो होता होगा, इसलिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सर पश्चिमी राजस्थान, यानी
पश्चिमी राजस्थान के, देखिए यहाँ वर्षा क्या होगा, कम होता है। जब वर्षा कम होता है, कितना कम होता है, 25 सेंटीमीटर से भी कम। उसमें कितना हो रहा था, 50 से 60 सेंटीमीटर। अब बताइए यहाँ पर 25 से भी कम हो रहा था, इसका मतलब रेनफॉल क्या होगा, कम होगा। बिल्कुल बात है, सही है। बताइए सर, आगे बताइए। यह एक मरुस्थलीय कैसा क्षेत्र, अब बताइए जब बारिश कम होगा तो कैसा क्षेत्र होगा, एरिड एरिया होगा। हम कह सकते हैं ये एरिड एरिया होगा, यानी हम कह सकते हैं ये मरुस्थलीय क्या होगा, क्षेत्र होगा। अगर मरुस्थलीय क्षेत्र होगा तो टेम्परेचर क्या होगा सर, ज़्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बताइए कोई भी फसल लगाएंगे सूख जाएगा, मेरा सूख जाएगा तो क्या होगा, फसल का प्रोडक्शन क्या हो गया, काफ़ी लो हो गया। तो हम कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान में क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो होता है काफ़ी कम होता है, पूर्वी राजस्थान में क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल 50 से 60 सेंटीमीटर होता है। बारिश अधिक होने के कारण ही वहाँ पे खेती किया जाता है, खेती संभव होता है। क्लियर है। देखिए यहाँ मिट्टी, यहाँ मरुस्थलीय मिट्टी, यानी पश्चिमी राजस्थान में कौन सा मिट्टी पाया जाता है सर, मरुस्थलीय मिट्टी पाया जाता है। क्लियर है। देखिए सिंधु नदी जो है सर, सिंधु नदी जो है, देखिए सिंधु नदी के मैदानी भाग क्या क्या है, यानी सिंधु नदी जो अपने इंडिया में जो प्रवेश करता है, ये जम्मू कश्मीर होते हुए ही उधर से ही प्रवेश करता है सिंधु नदी। तो इसमें देखना है कि ये मैदानी भाग कहाँ कहाँ निर्माण करता है, कौन कौन सा निर्माण करता है। देखिए सर, यह उत्तर भारत की प्रमुख नदी है सिंधु नदी। हम जानते हैं कश्मीर हो करके ऐसे ऐसे था और यहीं से इंटर करके ये कहाँ चल गया, सिंधु नदी पाकिस्तान इंटर कर जाता है। हम आगे नक्शा से दिखाएंगे, मैपिंग से करवाएंगे। देखिए ये सिंधु नदी है, किस होकर के जा रहा है, आपको सारे चीज़ आगे जब हम पढ़ेंगे नदी के बारे में, जब नदी के बारे में चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो एक एक नदी के बारे में पढ़ेंगे, और वो कहाँ जाता है, कहाँ कटता है, कहाँ किसको कट कर रहा है, किस होकर के इंटर कर रहा है, एक एक चीज़ को स्टडी करेंगे बारी बारी से। चलिए सर, सिंधु नदी के मैदानी भाग हम देख रहे थे। देखिए ये उत्तर भारत की क्या है, प्रमुख नदी है। ये कहाँ कहाँ की प्रमुख नदी है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ये सिंधु नदी क्या होता है, बहता है। देखिए इसके बाद सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी, यानी सिंधु नदी का जो सहायक नदी है, यानी सिंधु नदी के जो कॉम्प्लीमेंट्री जो रिवर हैं, सहायक नदी जो है, वो नदी क्या बनाता है, दोआब बनाता है, दोआब। चलिए अब हम लोग दोआब के बारे में पढ़ेंगे, आखिर दोआब होता है क्या। देखिएगा सर, ये थोड़ा अच्छे से समझिएगा, दोआब कहते हैं किसको हैं। फर्स्ट बार में हमें भी समझ में नहीं आया था ये दोआब होता क्या है। देखिए सर, जब भी ये दोआब का फॉर्मेशन होगा तो दो नदी के बीच होगा। कब होगा, दो नदी के, मान लीजिए नदी 1 है, ये नदी 2 है। हम क्या बोले, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदी क्या चीज़ का निर्माण करवाता है सर, दोआब का निर्माण करवाता है। देख रहे हैं, मान लीजिए ये सिंधु नदी है, इसका सहायक नदी है, ये दोनों के बीच वाला जो एरिया होगा इसी को क्या बोला जाता है सर, दोआब बोला जाता है। यानी दो नदी के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। यानी इसी, अगर ये इसी को न कह दिए दोआब। और बताइए दूसरा पॉइंट, दोआब जब दो नदी के बीच वाले भाग को कहते हैं तो इसका मतलब बीच का फर्टिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, बिल्कुल ज़्यादा होगा। यहाँ भूमि क्या होगा, उपजाऊ होगा। तो हम कह सकते हैं उपजाऊ भूमि जो होता है, फर्टाइल सॉइल जो होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, दोआब भी कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं उपजाऊ भूमि को दोआब भी कहा जाता है। यानी उपजाऊ भूमि का दूसरा नाम क्या कह देंगे, दोआब भी कह सकते हैं। कोई कहेगा ये उपजाऊ भूमि है, हम कहेंगे ये दोआब है। इसका मतलब ये उपजाऊ भूमि का ही ये दूसरा नाम है दोआब। दोआब कहने का मतलब है फर्टिलिटी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जब फर्टिलिटी ज़्यादा हो गया तो उस रीजन में कृषि का उत्पादन, प्रोडक्शन क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो हम कह सकते हैं उपजाऊ भूमि है वो। उपजाऊ भूमि को ही क्या कहा जाता है सर, दोआब कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर होगा सर। देखिए, और ये कौन कौन सा बनाता है इसके बारे में अब हम लोग कंप्लीट स्टडी कर लेंगे, और कौन सा दोआब का क्या नाम है। देखिए सिंधु नदी और झेलम नदी दोनों किस दोआब का निर्माण करता है, सिंध सागर दोआब। आपसे डायरेक्ट पूछेगा, बताइए सिंधु नदी और झेलम नदी दोनों मिल करके कौन सा दोआब का निर्माण करता है, कौन सा उपजाऊ भूमि का निर्माण करता है। तो आपका जवाब होगा सर सिंध सागर दोआब का। झेलम नदी और चेनाब नदी
चल दोआब देख रहे हैं यहाँ पर चल है तो आप याद रखिएगा चल। चेनाब नदी, रावी नदी, रो है तो रचना दोआब। रावी नदी और ब्यास नदी किसका निर्माण कर, कौन सा दोआब का निर्माण करता, बारी दोआब। देख रहे बो है तो यहाँ पे भी देख रहे हैं दोनों जगह, इससे आप याद कर सकते हैं, याद करने में आपको आसानी होगा। ब्यास नदी और सतलज नदी ये क्या चीज़ का, बिष्ट दोआब का निर्माण करता है। देख लिए हम लोग कौन सा दोआब कौन निर्माण कर रहा है। सिंधु नदी, झेलम नदी, सिंध सागर दोआब। झेलम नदी, चेनाब नदी चल दोआब का निर्माण करता है। चेनाब नदी, रावी नदी रचना दोआब का निर्माण करता है। रावी नदी, ब्यास नदी किस दोआब का निर्माण करता है सर, बारी दोआब का। ब्यास नदी, सतलज नदी किस दोआब का निर्माण करता है, बिष्ट दोआब का। देखिए पहले आप सुने होंगे अपने यहाँ हरित क्रांति लाया गया था। देखिए ये क्या है, दोआब। दोआब की उर्वरता क्या होता है, ज़्यादा होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी फर्टिलिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसका, दोआब का क्या होगा, फर्टिलिटी ज़्यादा होगा। इसलिए यहाँ हरित क्रांति लागू की गई थी। जितना भी इंडिया में दोआब वाला रीजन था, फर्टिलिटी वाला एरिया था, वहाँ पे क्या किया गया था, एक बार पहले ही 1971-72 में वहाँ पे क्या किया गया सर, हरित क्रांति लागू किया गया था। हरित क्रांति में क्या क्या था, बहुत रासायनिक खाद्य पदार्थ का क्या क्या था उस वाले क्षेत्र में प्रयोग किया, जिसके कारण उस वाले क्षेत्र यानी दोआब वाले क्षेत्र का उर्वरता धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, घटता जा रहा है, अभी भी घट रहा है। यानी इतना केमिकल का यूज किया गया यानी फर्टिलिटी भूमि में यानी दोआब वाले रीजन में कि वो ज़मीन अब कैसा बनते जा रहा है, बंजर बनते जा रहा है कह सकते हैं। यानी रासायनिक प्रयोग करना खेत में, एक खेत की उर्वरता को घटाना, इसलिए रासायनिक खाद्य पदार्थ का प्रयोग खेत में कम करना चाहिए ताकि उसकी उस भूमि का फर्टिलिटी क्या हो, मेंटेन रहे, घटे नहीं। तो हरित क्रांति इस तरह से हमें एक नुकसान भी किया, यानी फर्टाइल भूमि को, उपजाऊ भूमि को क्या बना दिया, एरिड एरिया बना दिया, यानी मरुस्थलीय बना दिया। यानी उसका फर्टिलिटी क्या हो गया, काफ़ी लो हो गया। जब फर्टिलिटी लो हो गया तो वहाँ पे प्रोडक्शन क्या होगा, क्रॉप्स का, फसल का प्रोडक्शन क्या होगा, लो हो जाएगा, बंजर हो गया ज़मीन। चलिए सर आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। चलिए इसके बाद आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे इसके बारे में प्लेन्स ऑफ इंडिया यानी गंगा के मैदानी भाग के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अभी हम लोग रखते हैं। चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है सर तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर करें ताकि एक आने वाले समय में आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट, अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए सर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।